जय हिंद साथियों, गूगल पॉइंट जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम बात किए थे प्राचीन भारत के स्रोत के बारे में, साहित्यिक साक्ष्य के बारे में। हमारा दूसरा क्लास है उसी के आगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारियां। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारियों से भी हमें पता चलता है प्राचीन इतिहास के बारे में। तो उसमें तीन चीजें सामने आती हैं। यूनानी लेखकों के द्वारा हमें पता चलता है, उसके बाद चीनी लेखकों के बाद हमें पता चलता है, फिर अरबी लेखकों के माध्यम से हमें पता चलता है प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे यूनानी लेखकों के बारे में, यूनानी या रोमन लेखकों के बारे में। तो पहले लेखक आते हैं हेरोडोटस। बताया जाता है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। ऐसे में पूछ देगा कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। इसने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, जिसमें भारत व फारस के बीच संबंधों को दर्शाया गया। किस पुस्तक में? हिस्टोरिका पुस्तक में। इसके बाद अगला जो आया था सिकंदर के साथ जो आने वाले लेखक थे, यूनानी लेखक थे, उसमें जो नियार्कस था और आनेसेक्राटस था। नियार्कस जो था वो सिकंदर का वो क्या था? जल सेनापति था। पूछेगा कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो नियार्कस था। ऐसे सिकंदर का जो है राजदूत कौन था? सिकंदर का राजदूत या सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। अगली बात करेंगे मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। पूछेगा कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। इसने अपनी एक सबसे बेहतरीन पुस्तक लिखी थी इंडिका। इसमें क्या किया था कि मौर्य युग के सभी घटनाओं को क्या किया था? वर्णन किया था। किस रचना में? इंडिका रचना में। सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है इसकी, मेगास्थनीज की, वो इंडिका है, जिसमें यह दर्शाया गया मौर्य युग के विभिन्न शासन व्यवस्थाओं को इसमें क्या किया गया? जिक्र किया गया था। इसके बाद बात करेंगे डायमेकस की बात करेंगे। तो डायमेकस जो था वो आंतियोकस का राजदूत, सीरिया के जो नरेश थे, आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार जो था वो मौर्य वंश से संबंधित था। मौर्य वंश का शासक कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य था। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा कि बिंदुसार जो था वो मौर्य वंश से संबंधित था और इसके पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य था। जो डायमेकस था, आंतियोकस का जो राजदूत था, वो बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। इसके बाद अगला जो लेखक था उसके बाद बात करेंगे डायनोसियस के बारे में। जो डायनोसियस था वो मिस्र जो नरेश थे टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। अशोक जो था वो बिंदुसार का क्या था? पुत्र था। अशोक जो था बिंदुसार का पुत्र था। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? अशोक हुआ। अशोक की सबसे बेहतरीन घटना है 261 ईसा पूर्व में अशोक का जो है कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में राजा खारवेल के विरुद्ध था और वहीं से जो है इतना उस युद्ध में नरसंहार हुआ था। इसके बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? बुद्ध धर्म अपना लिया था। तो बुद्ध धर्म का अनुयायी कौन था? अशोक था। अशोक के बारे में बहुत जानकारी मिलती है कि सबसे ज्यादा शिलालेखों और अभिलेखों का प्रचलन किसने किया था? तो अशोक ने किया था। इसके बाद बात करेंगे टालमी के बारे में। टालमी जो था ये एक पुस्तक थी भारत का भूगोल। टालमी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? टालमी ने लिखी है। इसके बाद अगली बात करेंगे प्लिनी के बारे में। प्लिनी जो था, प्लिनी की एक बेहतरीन पुस्तक थी, उसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो प्लिनी है। इतनी हमें बातें रही यूनानी रोमन लेखकों के बारे में। इसके बाद बात करेंगे चीनी लेखक के बारे में। भारत में चीनी लेखक भी आए थे, उससे हमारे प्राचीन इतिहास के स्रोत की जानकारी मिलती है। तो चीनी लेखक में सबसे पहले आता है फाहियान। फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। पूछेगा कि फाहियान किस शासक के दरबार में आया था या किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। इसने क्या किया था कि ये मध्य प्रदेश के विषयों के बारे में अपनी रचनाओं में इसने लिखा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो आया था फाहियान। चीनी लेखकों में सबसे पहले कौन आया था? फाहियान आया था। इसके बाद बात करेंगे वेनसांग के बारे में। वेनसांग जो था
वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसी के साथ जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था कौन? वेनसांग आया था। वेनसांग की एक प्रसिद्ध पुस्तक है सियुकी। वेनसांग जब भारत आया था 629 ईस्वी में, कितने सन में आया था? 629 ईस्वी में। इसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है सियुकी। सियुकी में जो है इसका प्राचीन इतिहास के स्रोत का वर्णन मिलता है। उसी समय सबसे जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था, सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आया था वेनसांग। नालंदा विश्व पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जब वेनसांग आया था तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, ये पूछता है। तो कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शीलभद्र हुआ करते थे। कौन? पूछेगा कि वेनसांग के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय में वहां के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र थे। इसके बाद बात करेंगे अरबी लेखकों के बारे में। अरबी लेखकों में सबसे पहले आता है अलबरूनी। अलबरूनी जो था वो महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। महमूद गजनवी जो था वो भारत पे एक जनवरी बाद इसने एक पुस्तक लिखी, किताबुल हिंद। अलबरूनी की पुस्तक का क्या नाम है? किताबुल हिंद। थोड़ी सी जानकारी करेंगे महमूद गजनवी के बारे में। तो जो महमूद गजनवी था वो भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। पहला जो आक्रमण था इसका 1001 ईस्वी में था। किसके विरुद्ध था? जयपाल के विरुद्ध था। इसने 17 बार आक्रमण किया। लास्ट जो आक्रमण था 1027 ईस्वी तक किया था। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध आता है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। किस मंदिर पर आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर। पूछेगा कि किस शासक ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने किया था। ठीक ना, एक गजनी का शासक था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। और अलबरूनी इसी के शासनकाल में आया था, इसी के साथ आया था। और अलबरूनी की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? किताबुल हिंद है। इतनी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो तुगलक वंश का शासक था। और इब्न बतूता जो था वो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का मोरक्को देश का निवासी था। किस देश का निवासी था? मोरक्को देश का निवासी था। मोरक्को देश का निवासी होने के कारण जो है इसने एक पुस्तक लिखी थी, रेहला। पूछता है कि इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। इसके लेखक से वो खुश होकर के, जो लेखक था इब्न बतूता, इससे खुश होकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का क्या बना दिया? काजी बना दिया। दिल्ली का काजी। काजी का अर्थ क्या होता है? काजी का अर्थ होता है न्यायाधीश। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन जो तुगलक था वो तुगलक वंश का शासक था। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा जो है शासन वर्ष किसका रहा है? तो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक कुल 94 वर्ष तक शासन किसका रहा है? दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा शासनकाल किसका रहा है? तुगलक वंश का, जो 94 वर्ष था। और 1320 से 1414 ईस्वी तक। ये सब बातें रही हमारी विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारियों के ऊपर। इसके बाद अगले वीडियो जो हमारा होगा, जो 3 बताए थे साहित्यिक साक्ष्य, एक था हमारा विदेशी यात्रा विवरण और तीसरा था पुरातात्विक साक्ष्य। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में, और इससे भी बेहतरीन वीडियो उसको हम करेंगे। और परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में आपको जानकारी बताएंगे। और ये हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट में बताएं, और उस चीज को हम बेहतर तरीके से आपके सामने लागू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।